Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 1 of our very new chapter, that is agriculture. Agriculture chapter is quite important for your UPSC mains. Okay, this time even some questions were there in prelims as well. Okay, so its important has increased, but let me tell you that जितने भी क्वेश्चन आए थे दे कैन बी वेरी इजीली हैंडल्ड बाय करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े होते, हर करंट अफेयर्स की मैगजीन में एग्रीकल्चर का एक सेक्शन होता है, उसमें लगभग सारे के सारे इश्यूज डेल्ट थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है एंड यू कुड हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर्स। ओके, सो बट फिर भी आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक दैट इज़ एग्रीकल्चर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया था एंड दिस ईयर ऑल्सो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट भाई नेशनल इनकम तक जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम तक जो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, वहाँ तक आपका लगभग प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है। अब उसके दम पे भी आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़, या फिर अगर आप चाहें तो दैट मीन्स दैट योर लास्ट पार्ट दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ओवर। ठीक है, अब जो भी चैप्टर आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और इसके बाद आप कह सकते हैं सोशल सेक्टर, दे आर मोर you can say lean towards the mains part. ठीक है, so now I think 90% of your prelims part is over. Fine. So before going to start this chapter, I would like to tell you about our personal guidance program. ठीक है, and this program is directly run by Arora sir, and this time 35 plus students are writing mains from our side and all have 100 plus marks. ठीक है, for the proof you can visit our telegram channel, and ये हमारे कुछ माइंड मैप बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस and for the revision purposes. So now let us begin with the agriculture. So so before beginning towards the agriculture, you all know it that भाई कि हमारे पास जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्री, और तीसरा आता है सर्विसेज। ठीक है, तीसरा आता है सर्विसेज। दो अभी प्रेजेंटली दो नए फेस और चल रहे हैं, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी। ठीक है, लेकिन दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, समटाइम्स एल्स वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो अभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिकॉज सर्विसेज में भी हर एक सर्विस के ऊपर अलग से फोकस रखना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट किस पे फोकस करी, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एक अलग सर्विसेज है, हेल्थ एक अलग सर्विसेज है, एजुकेशन अलग सर्विसेज है, टूरिज्म अलग सर्विसेज है। तो इससे पहले अलग फोकस करना पड़ता है, और लगभग हमने हर टॉपिक पे थोड़ा बहुत डिस्कशन तो करके ही रखा है। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर कि भाई एग्रीकल्चर का फंडा क्या है, किस तरीके से एग्रीकल्चर आगे बढ़ता है, क्या काम होता है एग्रीकल्चर में। जस्ट अ सेकेंड, पेन में प्रॉब्लम आ गई है, नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर का प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, कैन एनीवन टेल मी भाई व्हाट इज द प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, प्रेजेंट एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 14% है। ठीक है, कितना है? 14% इन द इंडिया GDP। अब ये डेटा आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, कहीं पर 16% लिखा है, कहीं पर 14% लिखा है। सो जब भी आपको डेटा चेक करना हो, सो यू कैन गो टू द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे नया आएगा उसमें जो एग्रीकल्चर का सेपरेट चैप्टर रहता है, उसमें देख लेना कि भैया उसमें 14% ही लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा तो उसको चेंज कर लेना। वैसे जब मैंने देखा था उस टाइम पे इट वॉज 14% ओनली। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रेजेंटली हमारी इंडियन इकोनॉमी में 14% ऑफ द कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती है उसको भी अपने हत्ते लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर एट्सेट्रा। जैसे लोग यूजुअली एनिमल हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर से अलग समझते हैं, एग्रीकल्चर को अलग समझते हैं, फाइन, बट एक्चुअली में इट इज़ नॉट। ठीक है, इट इज़ नॉट। देखो, आप अगर ध्यान में देखो, जो सेक्टर्स रहते हैं हम उनको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस कैटेगराइज नहीं करते थे। एक्चुअली हम उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइमरी की बात करो तो प्राइमरी वो सेक्टर होता है जिसमें डायरेक्टली यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स यू आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू हैव सम एडवांटेज। ठीक है, दैट मीन्स टू गेन सम आप यूसे मनी और फॉरेक्स। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, हम वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम वैल्यू एडिशन करते हैं, और टर्शरी सेक्टर में हम इसी की सर्विसेज करते हैं। दैट मीन्स आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। तो अभी तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। पर दो सेक्टर में अगर आप फोकस करो, प्राइमरी सेक्टर मतलब हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्स हमने अर्न किए हैं उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके
और पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें अगर हम करें, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, हमारे सामने हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब वही थोड़ा फल फूल उगाना। आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये आपके सामने कि आप जा सकते हैं और जाके एप्पल, ठीक है, एप्पल डायरेक्टली काट के मतलब तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसके बाद लेकिन आप इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल सकते हैं, उसका कुछ जैम जो भी बन सकता है वो बनाएंगे और उसको खा लेंगे, तो इसका वैल्यू एडिशन हो गया, तो इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। अब यही रीज़न देखो, हमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि भैया हमारे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करती रहती है, उसको बेचती रहती है, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, और जब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज में जाता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है, फिर वापस यहीं पर आके बिकता है, दोबारा यहीं पर आके बिकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काम चलता है। समझ में आया कि भाई एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब इसमें जो जो चीज़ें जिससे हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है, या फिर हमारे साथ हॉर्टिकल्चर है, पिजिकल्चर है, दीज आर ऑल नेचुरल, ठीक है, दीज आर ऑल नेचुरल, मतलब इन द सेंस डायरेक्टली obtained फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, डायरेक्टली obtained फ्रॉम द अर्थ, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर और यू कैन से एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। ओके डन। अब देखो, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, सो मैंने आपको ऑलरेडी WTO में बताया था कि दो इन अदर कंट्रीज इवन लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ जस्ट अ कमर्शियल बिजनेस, इट इज़ जस्ट अ कमर्शियल बिजनेस, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ नॉट जस्ट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी और यू कैन से जस्ट कमर्शियल एक्टिविटी, बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मतलब लोगों की जो लाइफ है दैट हैज़ इवॉल्व अराउंड द एग्रीकल्चर। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम फेस्टिवल होते हैं लाइक बैसाखी हो गया, ठीक है, इसके बाद संक्रांति हो गया, इसके बाद जो भी फेस्टिवल होते हैं ये दे ऑल आर अराउंड द एग्रीकल्चर, ठीक है। आप देखो जब एग्रीकल्चर फसल कटती है तभी तो बैसाखी और ये सब चीज़ें हो जाती है, जब बुआई होती है उसके टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल होता है। तो आप देखो जो इंडियन लाइफ है वो पूरी एग्रीकल्चर के आजू बाजू घूमती है। अगर आप उससे 30 से 40 साल पहले की बात कर लें तो उस टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो भी एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के बनाई जाती थी, मतलब उसी के हिसाब से 2 सीजन के हिसाब से तो दो मॉनेटरी पॉलिसी आया करती थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी और यू कैन से द कमर्शियल एक्टिविटी, बट इट इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। एक जीने का तरीका हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हम सबको देता है। ओके फाइन। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि भैया किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है पूरे वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ है। इसका डिस्कशन मैंने कई भी और भी अपने कई लेक्चर्स में किया, जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री जो कि अभी फ्यूचर में आपके सामने आने वाला है, उन समय में आपको काफ़ी अच्छा डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, तो सबसे पहली बात तो सब जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो भी शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की, दैट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। इन शॉर्ट देयर वाज नो एग्रीकल्चर, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग बस हुआ करती थी। उसके बाद जब लोगों को एडवांटेज देखने को मिला किसका, हर्डिंग का, कि भाई एनिमल को रख के सिर्फ सिर्फ एनिमल को मार के काट के खाया नहीं जा सकता है, उससे जो भी प्रोडक्ट आता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सो वी हैव गॉट हर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद अल्टीमेटली दोनों ने कुछ साइंटिफिक एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, बट दैट वॉज अ क्रूड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे जैसे शुरू शुरू में सबको अच्छा लगा जस्ट बिकॉज की लैंड वॉज टू मच एंड पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लैंड तो उतना ही रह गया, तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती रही। तो उसके साथ आप देखोगे जैसे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती रही तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आई, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी इरीगेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, इरीगेटेड एग्रीकल्चर। मतलब आप ये देखो कि शुरू शुरू में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के सीजन में होता था, बिकॉज पानी उस टाइम पे कहाँ अवेलेबल था, सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में, बाकी पूरा टाइम सूखा रहता था। इसलिए अगर आप देखो कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, लैंड की क्वांटिटी उतनी है, ऊपर से बारिश जो है वो भी एक ही टाइम आ रही है, तो कितना उगा सकते हो, ठीक, कितना वो एक लिमिट है उगाने की, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक इसका नया सोल्यूशन निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज इरीगेटेड एग्रीकल्चर, कि भाई आप नदी का या फिर किसी भी अदर सोर्स का यूज़ करो वाटर का, और अपनी जो फील्ड्स हैं, लैंड फील्ड्स हैं, उनको आप क्या करो, इरीगेट कर लो, एंड यू कैन हैव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन ऑल ओवर द 12 मंथ्स, ठीक है। आप पूरे 12 12 महीने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा सकते हो। अल्टीमेटली इससे एग्रीकल्चर में और उफान आया, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ आपने पढ़ी होगी एग्रीकल्चर के बारे में कि भाई जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करती है, ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करती है वैसे ही साथ साथ इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो घटता जाता है, ठीक है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ लाइफ और नॉट इन इट्स वैल्यू, बट इन टर्म ऑफ इट्स दैट प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कि भाई विथ टाइम एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो घटता जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक
उस चीज़ को कुछ कहा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे मैं एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री आएगा उसमें भी कई बार यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर से ध्यान समझना। देखो बस पहले आप इसका समझो। अगर कोई आपसे बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है भाई विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा जो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो लगातार डिक्लाइन करती जाएगी। एग्रीकल्चर की जो इनकम है डिक्लाइन करती जाएगी, नॉट इट्स वैल्यू। ठीक है, नॉट इट्स वैल्यू, आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम इज गोइंग टू डिक्लाइन। अब ध्यान समझने की कोशिश करना कि देखो भाई, अगर कोई लैंड है, ठीक है, शुरू शुरू में अगर आपने खेती करना चालू की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक बंदे हो, ठीक है, तो आप कितनी खेती कर सकते हो दिन में? मुश्किल से इस पूरे लैंड में इस पार्ट में बस खेती कर सकते हो, तो इट विल बी फाइन। इसके बाद आपके बच्चे होंगे तो आपकी मदद करेंगे, थोड़ी और खेती बढ़ेगी, फिर और बच्चे होंगे और खेती बढ़ेगी, और बच्चे होंगे और खेती बढ़ेगी। अल्टीमेटली यू विल टेक होल ऑफ द लैंड इन योर एग्रीकल्चर। ठीक है, बट आपने शुरू में देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत गुड। फिर आपने और लैंड लिया और प्रोडक्शन बढ़ा, और लैंड लिया और प्रोडक्शन बढ़ा, और लैंड लिया और प्रोडक्शन बढ़ा। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, विथ टाइम जैसे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब आप अगर आप देखोगे तो इसमें सॉरी ग्राफ, तो आपका शुरू शुरू में प्रोडक्शन बहुत हैवी तरीके से बढ़ता है। ठीक है, बिकॉज आप लगातार लैंड बढ़ा रहे हो। ठीक है, लगातार लैंड बढ़ा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप देखो विथ टाइम धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और जो लैंड है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो कम होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है मतलब स्ट्रेट होगा, वह हल्का सा गिरना चालू कर देगा, हल्का सा गिरना चालू कर देगा बस। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोबारा, मतलब इससे ज़्यादा फिर नीचे नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है। देखो आप फिर समझने की कोशिश करना कि भाई शुरू शुरू में जब एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री में राइज होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करो, तो शुरू के 10 साल एकदम से प्रोडक्शन बहुत हैवीली तरीके से बढ़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री इज नॉट अंडर द एग्रीकल्चर, तो एकदम से पहले बढ़ता है। ठीक है, लेकिन विथ टाइम क्या होगा कि जो भी शुरू शुरू में प्रॉफिट मिल रहा होगा वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था जो इन्फ्लेशन रहता है वो प्रॉफिट को कैंसिल आउट करता जाता है। जो इन्फ्लेशन है प्रॉफिट को कैंसिल आउट करता जाता है। देखो इन्फ्लेशन बस प्रॉफिट को कैंसिल आउट नहीं करेगा, इवन जो नए नए लेबर आके उसमें इंक्लूड होंगे, जो फैमिली का टेंशन बढ़ेगा वो सब बढ़ेगा, वो सब प्रॉफिट को आपको कम कर देगा। और जैसे जैसे और मतलब क्योंकि देखो अब लैंड बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, आपने लैंड पूरा पूरा यूज़ कर लिया है, अब लैंड आपका पूरा पूरा यूज्ड है। ठीक है, अब जब तक आप इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे, बस सिंपल तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जो भी नॉर्मल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसको यूज़ करते जाओगे, तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप आओगे उसी लैंड में कितना भी आप कुछ भी कितना भी फर्टिलाइजर डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लैंड की भी लिमिट होती है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, और ऊपर से मार्केट में यहाँ पर आपके सामने इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 200 रुपये किलो पे सामान बेच दिया, 200 रुपये किलो पे आपने मतलब अपना गेहूँ बेच दिया, लेकिन अब जब दोबारा आप मार्केट पे यही गेहूँ लेने जाओगे तो ये आपको जोड़ जाकर 300 रुपये में मिलेगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट है जो शुरू शुरू में 100-150 हुआ करता वो धीरे धीरे घट के 50 रुपये में आने लगा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे विद पैसेज ऑफ द टाइम क्या होता है, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो एग्रीकल्चर प्रॉफिट होता है वो घटता जाता है। और साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। अगर किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या रहता है कि जो उसकी पूरी फैमिली रहती है फार्मर की वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, वो पूरी इन्वॉल्व रहती है एग्रीकल्चर में, तो इट ऑल्सो गिव्स राइज टू द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसको राइज देता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप देखो, अगर आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं करो, अगर इसी की जगह आप इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना चालू कर दो और अपने जो भी लेबर है उनको इंडस्ट्रीज़ की तरफ भेजना चालू कर दो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मुश्किल से 3 से 4% लोग बच रह जाएंगे, और उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम बहुत अच्छी है, उनके लिए एग्रीकल्चरल इनकम बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो हुआ क्या, फिर से आप समझने की कोशिश करो। देखो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब ये होता है कि भैया जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो घटती जाएगी। क्यों? बिकॉज आपका लैंड जो है वो पूरा ओवर यूटिलाइज हो चुका है। अब आप बाहर से जो भी सामान लोगे चीज़ों में इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और आपका जो भी सामान है वो सस्ते में बिकेगा। ठीक है, और आपको जो लेबर आपने लगा के रखी है उसको भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे अगर वो आपकी फैमिली लेबर नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई आपकी एग्रीकल्चर से इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर से इनकम मतलब सॉरी घटती जाएगी। ठीक है, अगर आप अब दो कंट्रीज को आप कंपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है, इंडिया की यूएस की, तो सेम चीज़ यूएस में भी हुई होगी,
सेम चीज़ यूएस में भी हुई होगी, लेकिन यूएस में ये था कि वहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी, तो इनकी जो यहाँ पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन थी जो ऑलरेडी इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, और पैसा जो उनका भी 17% के आसपास आ गया था, मतलब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था, तो इनकी इतनी ही पॉपुलेशन इंडस्ट्री में चली गई। और मुश्किल से अब आप देखोगे एग्रीकल्चर का यूएस में कॉन्ट्रीब्यूशन मुश्किल से 3 से 4% का है, और पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है वो भी 3 से 4% है। ठीक है, मतलब 1% इज वर्निंग 1 रुपीज़, तो इट इज़ फाइन। इसलिए यूएसए में अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो तो लगातार कंट्रीब्यूशन घटा, मैंने आपको बताया इसका रीज़न है, वो घटेगा ही, नेचुरल है, वो इकोनॉमिक साइकिल है, वो घटेगा ही घटेगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन घट के 14% के आसपास आ गया है। ठीक है, 14% के आसपास आ गया, लेकिन अभी भी आप देखो तो 45% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। आप समझ 40% का मतलब क्या है कि 100 रुपये अगर इकोनॉमी कमा रही है तो उसमें से 14 रुपये कौन कमा रहा है? एग्रीकल्चर कमा रहा है। अब ये 14 रुपये आपको 45 लोगों में बांटने हैं, ये 14 रुपये आपको 45 लोगों में बांटने हैं, अब ये कुछ काम करेगा? वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो, भाई हमारे सामने सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर ये 55% अर्न करना है, मतलब 100 में से 55 रुपये अर्न कर रहा है, और उसमें मुश्किल से 20 से 25% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो मतलब इस यहाँ पर सर्विस सेक्टर में से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दे और इन आधे लोगों को भी यहाँ पर अगर भेजने में सफल हो जाती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो बचे हुए 14 लोग होंगे उनको 1-1 रुपये की इनकम मिलने लगेगी। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जो फार्मर इनकम वो डबल हो जाएगी। समझ में आया कि गवर्नमेंट की, मतलब यूएसए में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आया, इंडिया में भी आया, लेकिन यूएसए ने कितने अच्छे से टैकल किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल के नाम पे उल्लू बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं, बस बाहर से इंडस्ट्रीज आती रहती है, अपना पैसा छापती रहती है और जाती रहती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लगा समझाने में, लगभग 5 से 7 मिनट। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये तो समझ लिया कि भाई 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। इसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन भी समझ लिया कितना है, और इसके बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड एक्टिविटी जो भी है, प्राइमरी प्रोडक्शन, वो भी समझ लिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी की बात करो, ठीक है, अगर आप किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी की बात करो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे अगर इकोनॉमी, मतलब जो सीधे सीधे वे में प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोग्रेसिव वे में अगर वो आगे बढ़ती है, ठीक है, अगर वो प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन घटता जाता है। आपको समझ में आ गया? रीजन इज डिमिनिशिंग। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसकी वजह से अगर आप देखोगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो घटता जाएगा, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वैल्यू है, मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ शिफ्ट होती जाएगी, और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। लेकिन इंडिया में हुआ क्या है? इंडिया में भाई ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर पे 40, मतलब उस टाइम पे 55% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड कर रही थी, और उस टाइम पे इट वाज गिविंग 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो उस टाइम पे तो आप देखो फार्मिंग सेक्टर हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉफिटेबल था 1990 से पहले तक। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट था 10% का, और आप कह सकते हैं कि 2 से 3% बस एग्रीकल्चर में था, 7 से 8% आप कह सकते हो इंडस्ट्री में था। ठीक है, ये रहा 2 से 3% आपका सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, सर्विस सेक्टर पे, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स लेने के बाद हम अपनी एग्रीकल्चर, मतलब इंडस्ट्री को हमने सुधारने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुधार पाई। तो अल्टीमेटली हम स्विच कर गए कहाँ पर? इस टाइप को स्कैप मार के हम कहाँ चले गए? यहाँ पर चले गए। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया जैसे रिफॉर्म्स आएंगे तो एग्रीकल्चर की इनकम जो है, जो कंट्रीब्यूशन, वो तो कम होगा। या तो वो कम कहाँ हो सकता था? इंडस्ट्री में जा सकते थे, या फिर सर्विस में जा सकते थे। इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई वी विल गो टुवर्ड्स द सर्विस। अब सर्विस में प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन है, एआई है, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो कंट्रीब्यूशन था ये घट के यहाँ पर 70% तो हो गया, और यहाँ पर इसका 55% हो गया, नो डाउट अच्छा था। लेकिन यहाँ पर लेबर नहीं थी, मतलब यहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, यहाँ पर मशीन से ज़्यादा काम होता है, और स्किल्स मैटर करती है। अब इसलिए अब ये लोग यहाँ पर गए, लेकिन इनको जॉब मिली नहीं, तो अल्टीमेटली इनको यहीं पर रुकना पड़ा, और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया था? 17%। तो अल्टीमेटली 50 लोग, जो पहले हर किसी को 1 रुपये पे एक बंदा मिल रहा था, अब यहाँ पर हर किसी को, मतलब आप कह सकते हो पहले 1 रुपये एक दिन में मिल रहा था, अब 2 दिन में 1 रुपये मिल रहा है। तो अल्टीमेटली 50 पैसा एक दिन का मिल रहा है, तो उनकी जो इनकम थी लगभग आधी हो गई। इसलिए देखोगे ये जो जाट्स हैं, मराठास हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, इनकी तरफ से आप देखो प्रोटेस्ट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पर आप हमें जॉब नहीं दे रहे हो, हमें रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनके पास भी अगर आप देखो, ये हमेशा से ये लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी रही है। ठीक है, तो जब शुरू शुरू में एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल था, फिर उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, ये लोग पॉलिटिक्स में भी आए। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन था, फाइन। लेकिन अगर आप देखो प्रेजेंट में, तो इनके पास लेकिन स्किल्स नहीं थी, इसलिए इनको सर्विस सेक्टर में जॉब मिली नहीं, ये दोबारा एग्रीकल्चर में आ गए। और एग्रीकल्चर में अब क्या है, पहले 1 रुपये में एक दिन मिल रहा था, अब 50 पैसे में एक दिन हो रहा है। अल्टीमेटली इनका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उन्होंने परसेप्शन आया कि भैया हमें रिजर्वेशन की वजह से जॉब नहीं मिल रही, एंड दो दे आर वाइट डोमिनेंट कम्युनिटी। ठीक है, पॉलिटिक्स में अच्छा रिप्रेजेंटेशन, हर जगह अच्छा रिप्रेजेंटेशन, पर फिर भी दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन, एंड दे हैव गॉट इन महाराष्ट्र। ये दे हैव गॉट इट इन महाराष्ट्र, फाइन। सो this is little about the basic structure of our
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, कि भाई किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, और हमने यूएस के एग्जांपल से भी चीज़ों को समझा। ठीक है, तो आपको इतना आपको इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम अल्टीमेटली अपनी फॉर्मल आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर में एंटर करने वाले हैं, बट आज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, सो आई विल स्किप इट हियर। ठीक है, इसके बाद कल से हम इसको चालू करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको भाई जो भी बेसिक्स थे एग्रीकल्चर के वो समझ में आए हैं कि भाई कैसे 3 सेक्टर्स होते हैं और फिर कैसे कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व करता है और प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है और हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या, आप समझ रहे कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या। शुरू शुरू में 1990s तक 50% पॉपुलेशन, इट वॉज वेरी ग्रेट, जैसे यूएस में अभी है 3% कॉन्ट्रीब्यूशन, 3% की पॉपुलेशन, इट इज़ फाइन, वेरी गुड। लेकिन आपने सबने देखा कि भाई हमने इंडस्ट्री को स्किप मार दिया, जहाँ पर लेबर काम आ सकती है, हमने उसकी जगह कहाँ चले गए, सर्विस में। अब यहाँ डिमांड करती है दो चीज़ें, स्किल और लेस जॉब्स, और ये दोनों इंडिया के पास नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए जो जिनके पास है वो लोग अच्छा पैसा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई बिल्कुल 25% पॉपुलेशन है, 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो अच्छा है, हाँ ये लोग यहाँ पर एक दिन में 2 रुपये earn कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग कभी 1 रुपये का किया करते थे, अब इनकी तो धज्जियाँ उड़ा दी गई है, यहाँ पर 17% हो गया है, तो 50 पैसे earn कर रहे हैं। और यहाँ पर तो भैया कॉन्ट्रीब्यूशन आया ही नहीं है लोगों का, यहीं पर एक्चुअली में आना था। यही एक मेजर रीज़न है, अगर आपको एग्रीकल्चर सुधारना है ना, यही कि आप जो पॉपुलेशन है उसको इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जो फार्म प्रोटेक्शन सब हो रहा है कुछ नहीं होंगे भाई। इन लोगों को डर ये है कि ऑलरेडी हमारी इनकम कम हो चुकी है, अगर सरकार एमएसपी भी ले लेगी तो हमारी जो इनकम है जो 50 पैसे है वो भी कम होगी, 25 पैसे हो जाएगी। तो ये लोग नहीं चाहते, इसलिए लोग गवर्नमेंट से कुछ प्रोटेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सिंपल प्रोटेक्शन ये हो रहा है भाई, हम एग्रीकल्चर स्टैप मतलब जो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री से ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम समझ में आई, क्या इंडिया में प्रॉब्लम है, किस तरीके से यूएस ने सॉल्व की और किस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम रही, क्या लैंड रिफॉर्म लिए, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन था, एमएसपी, एंड सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।